हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस का सेकंड चैप्टर अम्ल, क्षार एवं लवण। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा क्योंकि मैं एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर क्लियर करने वाला हूँ, पूरा चैप्टर फिनिश करने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप लोग पूरा देखिए। और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और बहुत बारीकी से समझाऊंगा तो ये वीडियो आपको पूरा समझ आने वाला है। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं कि अम्ल, क्षार और लवण क्या होते हैं, इनके बारे में फुल डिटेल बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस और साल्ट के बारे में। तो देखिए, यदि चैप्टर 1 का वीडियो आप लोग नहीं देखे तो आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिए पहले, फिर आप चैप्टर 2 में आइए। तो देखिए, आज हम लोग बात करेंगे अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। इसी वीडियो में पूरा चैप्टर क्लियर होने वाला है। ठीक है, एक वीडियो में पूरा चैप्टर क्लियर, फिर आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे वहाँ पे। फिर जितने भी आपके डाउट्स हो ना, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछना। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में हम अम्ल क्या होते हैं। अम्ल मतलब एसिड। एसिड क्या होते हैं आप लोग सुने होंगे भैया कि एसिड हम लोगों के यहाँ जो होता है, हम लोग पहले सुने एसिड का मतलब होता है तेजाब, है ना। तेजाब सुने हैं ना, एसिड का मतलब होता है तेजाब। तो अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। आप किसी भी पदार्थ को जब आप खाएंगे वो आपको खट्टा लगेगा। कि क्या लगेगा? खट्टा। जब वो खट्टा लगेगा ना तो वो समझो अम्ल है। अम्ल मतलब एसिड है। आगे देखिए, आगे अम्ल जो होता है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्या करता है? नीले लिटमस पेपर को, लिटमस पेपर होता है वो नीले को लाल कर देता है। अब जैसे ये बताइए, जैसे आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और आपके ऊपर एसिड अटैक हो गया, आपके ऊपर किसी ने एसिड फेंक दिया, तब आप क्या करेंगे? तब आपका मुंह, चेहरा मतलब गुस्से से लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो अम्ल क्या करता है? अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। समझ है? बिल्कुल सिंपल। आगे है कि अम्ल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। अम्ल जब जल में घुलेगा, अम्ल को जब आप जल में घोलेंगे तो ये हाइड्रोजन आयन देगा। ठीक है, जल में घुलकर अम्ल हाइड्रोजन आयन, H+ का मतलब होता है हाइड्रोजन। और आपको इतना तो पता ही होगा, ठीक है, केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, हाइड्रोजन आयन देते हैं। अब जैसे उदाहरण है CH3COOH, ये देखिए हाइड्रोजन आयन दे दिया। अम्ल है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये देखिए हाइड्रोजन आयन। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये देखिए हाइड्रोजन आयन दे दिया, है ना। NHO3 HNO3, ये देखिए हाइड्रोजन आयन दे दिया। मतलब कि जो अम्ल होते हैं, एसिड होते हैं, वो जल में जब घुलते हैं ना तो हाइड्रोजन आयन देना ही देना है उनको। अब आप समझ गए अम्ल क्या है? बताइए, कभी भूलेंगे? कभी नहीं भूलेंगे। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को वो लाल कर देते, जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते। इसके बाद देखते हैं कि सांद्र अम्ल क्या होते हैं, तनु अम्ल क्या होते हैं। देखिए, जो सांद्र अम्ल होते हैं, सांद्र, ठीक है, सांद्र अम्ल ऐसे अम्ल होते हैं जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है। जैसे ये एक गिलास है, ठीक है। अब जैसे आप अम्ल का एक उदाहरण देख लीजिए, नींबू। क्या देखेंगे? नींबू। नींबू में जैसे सिट्रिक एसिड पाया जाता है या सिट्रिक अम्ल पाया जाता है ना। तो नींबू भी एक प्रकार से अम्ल ही है, ठीक है, क्योंकि वो स्वाद में खट्टा है। अब देखिए, सांद्र अम्ल क्या होता है? जैसे कि हमने एक ग्लास लिया, इसमें बोला है सांद्र अम्ल ऐसे अम्ल होते हैं जिनमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है। अम्ल अधिक होता है और जल कम होता है। मतलब कि इतना हमने यहाँ तक नींबू डाल दिया। क्या डाल दिया? नींबू। या तो हमने डाल दिया अम्ल, है ना, अम्ल। अब इसमें इतना थोड़ा सा पानी डाल दिया। ये क्या है? ये पानी है। बताइए, जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक है और जल की मात्रा कम है उसको हम बोलेंगे सांद्र। क्या है ये? सांद्र अम्ल है। जिसमें अम्ल अधिक है, जल कम है, उसको बोलेंगे सांद्र अम्ल। इसके बाद तनु। तनु का मतलब होता है ना, तनु मतलब कि हल्का। क्या होता है? तनु का मतलब होता है हल्का। तनु अम्ल क्या होता है? तनु अम्ल होता है जिसमें अम्ल कम हो, अम्ल जो एसिड है ना वो कम हो। अब यहाँ पे है ये जो पानी है ना, अब इसको बदल दीजिए, इतना समझिए अम्ल है और ये नीचे भरा हुआ है ज्यादा मात्रा में, ये पानी है। तो अब बताइए, बदल गया ना। अम्ल कम हो और जल अधिक हो उसको बोलेंगे तनु, और जिसमें अम्ल ज्यादा हो, एसिड ज्यादा हो, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सांद्र। जैसे आप एक नींबू लाएंगे, नींबू को जब आप मतलब निचोड़ेंगे, या नींबू एक सांद्र अम्ल है। कौन सा अम्ल? सांद्र अम्ल, क्योंकि उसमें पानी नहीं है। अब नींबू को आप एक गिलास में पानी में डाल देंगे तो अम्ल कम हो जाएगा और जल अधिक हो जाएगा, तो वो हो जाएगा तनु अम्ल। क्या हो जाएगा? तनु अम्ल। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को यहां तक समझ आया होगा कि अम्ल क्या होते हैं, तनु अम्ल क्या होते हैं, सांद्र अम्ल क्या होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बेस के बारे में, मतलब कि क्षार के बारे में, कि क्षार क्या होते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं क्षार क्या होते हैं, मतलब कि बेस क्या होते हैं या क्षारक क्या होते हैं। अब क्या समझेंगे कि क्षारक क्या होते हैं। देखिए,
क्षारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। जैसे कोई पदार्थ हम खाएं वो स्वाद में हमको कड़वा लग जाए, जैसे हम साबुन खाएं, सपोज दैट साबुन खाएं, साबुन कड़वा लगेगा ना, लगेगा ना। अब इसके बाद या तीखे हों, स्वाद में जो कड़वे हों या वो तीखे हों, तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोल देंगे ये क्षारक है या बेस है। अब बेस क्या करता है, अब देखिए किसी ने आपके ऊपर क्या किया, एसिड फेंका, तो आपका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, मतलब कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अब गुस्से से लाल हुआ तो भैया उसको शांत करने के लिए क्या करोगे, साबुन लगाओगे, साबुन लगाओगे मतलब क्षार को लगाओगे, कुछ लगाओगे। अब जब साबुन तुम लगाओगे तो क्या होगा कि वो लाल लिटमस को नीला कर देगा। साबुन लगा के तुम्हारा मुंह चेहरा लाल था, लाल में तुम साबुन लगाया, नीला हो गया। तो क्षार क्या करता है, क्षार लाल लिटमस को, मतलब तुम्हारा जो गुस्सा लाल था ना, साबुन से उसने नीला कर दिया। समझ गए ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। देखो क्षारक क्या करते हैं, क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ट्रिक के माध्यम से समझाया हुआ तुम्हें। तो इसके बाद देखो क्षारक क्या होते हैं, जल में घुलकर हाइड्रोनियम आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH निगेटिव आयन देते हैं। कौन से, OH निगेटिव आयन देते हैं। और अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, अंतर भी समझ सकते हो कि अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं और क्षारक जल में घुलकर हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ठीक है, OH निगेटिव आयन देते हैं। जैसे एग्जांपल देख लो, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसी तरह NH4OH अमोनिया हाइड्रोक्साइड, CaOH। अब देखिए OH यहाँ पे है ना, मतलब कि क्या होते हैं, क्षार जो होते हैं जिनके मतलब जो अम्ल में घुल करके, जो जल में घुल करके OH आयन दे देते हैं, उनको हम बोलते हैं क्षार या बेस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्षार किसे बोलते हैं। अभी तक तो हमने देखा क्षारक या बेस क्या होते हैं, अब हम देखते हैं क्षार क्या होते हैं। क्योंकि क्षारक और क्षार में बहुत अंतर है। ठीक है, बिल्कुल माइन्यूट सा अंतर है, सॉरी बिल्कुल थोड़ा सा अंतर है। देखिए क्षार ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर, क्षारक को क्षार कहते हैं। जो ऐसे पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं, ऐसे क्षारक जो ऐसे क्षारक यहाँ पे है, ऐसे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं उनको हम क्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षार। तो हम बोल सकते हैं कि ऐसे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं उनको क्षार बोलते हैं। अब इसका उदाहरण है, जैसे हो गया साबुन हो गया, डिटर्जेंट हो गया, फिनाइल हो गया, है ना, साबुन हो गया, डिटर्जेंट हो गया, फिनाइल हो गया। जैसे साबुन है, साबुन में NaOH घुला रहता है, क्या रहता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला रहता है, और जब हम उसको पानी में डालते हैं तो आसानी से घुल जाता है, इसी को हम बोलते हैं क्षारक। तो अब यहाँ पे बताओ क्षार और क्षारक में समझ में आया। देखिए अम्ल क्या होते हैं, जो कड़वे होते हैं, है ना, अम्ल क्या होते हैं, जो खट्टे होते हैं ना, खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल बोलते हैं। एसिड स्वाद में जो कड़वे होते हैं उनको बेस बोलते हैं। अम्ल लाल लिटमस को नीला करता है, नीले को लाल करता है। जो क्षारक होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब चलिए चलते हैं हम लोग इसके आगे, और आगे देखते हैं कि सूचक क्या होते हैं। सूचक, चलिए अब हम लोग देखते हैं सूचक के बारे में, कि जो अम्ल और क्षार जो हैं इनको सूचक मतलब कि ये कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, कि ये अम्ल है, ये क्षार है। तो देखिए सूचक क्या होते हैं। सूचक को समझना बिल्कुल आसान है। देखिए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाना ही सूचक का काम होता है। सूचक क्या होते हैं, जो विलयन में अम्ल और क्षार, अब जैसे ये एक गिलास है, गिलास में पानी भरा हुआ है, पानी में हमने नींबू डाला हुआ है। आप कैसे इसे पता करेंगे कि इसमें नींबू है, बताइए। पानी भी उसी कलर का, नींबू भी उसी कलर का, तो हम किस तरह पता करेंगे, उसको सूचक के जरिए पता करेंगे। कैसे पता करेंगे, सूचक के जरिए। अब देखिए सूचक क्या होते हैं कि इनका रंग या गंध अम्लीय व क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। अब जैसे सूचक को इसमें डालेंगे तो उनका जो रंग होगा या गंध होगी वो अम्ल या क्षार में बदल कर आपको बता देगी कि इसमें, इसके अंदर अम्ल है। समझ गए, बिल्कुल सिंपल है। देखिए हमारा दूसरा चैनल है, उस चैनल का नाम है बायो अमन मोटिवेशन। ठीक है, वो भी बायो अमन का ही चैनल है, लेकिन बायो अमन मोटिवेशन उस चैनल का नाम है। ठीक है, तो हम बहुत ढेर सारे मोटिवेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल कंटेंट उस चैनल पर अपलोड करते हैं। तो आप लोग जाके नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी होगी, आप लोग जाके उस चैनल जरूर चेक करिएगा। ठीक है, और उस चैनल को भी आप लोग सपोर्ट करें। आगे देखते हैं कि जो सूचक होते हैं ना बच्चों, वो 3 प्रकार के होते हैं। हम अम्ल और क्षार को 3 तरीके से जान सकते हैं। अब पहला क्या होता है, पहला है प्राकृतिक सूचक, मतलब कि ऐसे सूचक जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, जो प्रकृति में है, पहले से ही थे भैया, प्रकृति में थे, है ना। तो इसमें प्राकृतिक सूचक में क्या है, जैसे कि पेड़ पौधे से प्राप्त किया गया सूचक। ऐसा सूचक, ऐसा कोई सूचक है जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त किया गया हो। किसमें से, पेड़ पौधों से प्राप्त किए गए सूचक को हम बोलेंगे प्राकृतिक सूचक। उदाहरण लिटमस, जो हम लोग लिटमस पेपर यूज करते हैं ना, आप लोग देखे होंगे ऐसे होता है लंबा लंबा। अब यहाँ तो है नहीं मैं दिखाता आपको,
बिल्कुल पतला पतला होता है, लंबा लंबा, है ना। तो देखो लिटमस पेपर, अब जैसे अभी मैंने बताया कि आपके ऊपर एसिड किसी ने फेंका तो आपका मुंह चेहरे से लाल हो गया, मतलब कि लिटमस पेपर क्या करता है, अगर अम्ल है, क्या है, अम्ल है, तो ये नीले लिटमस को क्या करेगा, नीले को लाल करेगा। क्या करेगा लिटमस, नीले को लाल करेगा। और अगर क्षार है तो क्या करेगा, क्षार है तो लाल को क्या करेगा, नीला कर देगा, है ना, समझ गए ना। इसके बाद हल्दी, हल्दी में अगर तुम अम्ल डालोगे, क्या डालोगे, एसिड डालोगे तो कुछ नहीं होगा, है ना, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हल्दी में तुम क्षार डाल दोगे ना तो क्या हो जाएगा, लाल कलर का हो जाएगा। अब जैसे हल्दी आप डालिए कहीं पे, उसमें नींबू वो डाल दीजिए, किसी क्षार डाल दीजिए, साबुन से हल्दी, एक सफ़ेद सल्ट दीजिए, उसमें हल्दी डाल दीजिए, हल्दी को घोल के फिर आप साबुन से घर दीजिएगा, वो देखिएगा रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, समझ आया ना प्राकृतिक सूचक। अब देखते कृत्रिम सूचक। देखिए कृत्रिम का नाम होता है कि जो मानव के द्वारा बनाया गया हो उसको हम बोलते हैं कृत्रिम। अब देखिए कृत्रिम क्या होता है कि ऐसे सूचक जिनको रासायनिक विधियों द्वारा बनाया जाता है, जिनको रसायन द्वारा बनाया जाता है, मतलब कि जिनको लैब में बनाया जाता है, लैब में तैयार किया जाता है, उनको हम बोलेंगे कृत्रिम सूचक। तो देखिए कृत्रिम सूचक को लैब में बनाया जाता है, ठीक है, मानवों के द्वारा लैब में बनाया जाता है, रसायनों के द्वारा। उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण जैसे फिनोप्थेलीन, क्या है बच्चों, फिनोप्थेलीन। अब जैसे फिनोप्थेलीन है, उसमें हम अगर अम्ल डाल देंगे ना तो किस कलर का हो जाएगा, वो हो जाएगा सफेद कलर का। कौन से कलर का, अगर फिनोप्थेलीन में अम्ल डालेंगे तो वो हो जाएगा सफेद का, और अगर क्षार डालेंगे तो वो तुरंत बदल के गुलाबी हो जाएगा। फिनोप्थेलीन लेंगे, उसमें हम क्षार डालेंगे तो तुरंत गुलाबी हो जाएगा, मतलब कि बता देगा कि भैया ये क्षार है ना, गुलाबी होके बताएगा कि ये क्षार है, सफेद होके बताएगा कि ये अम्ल है। देखो ये नोट्स बनाते चलो, ठीक है, और नोट्स में लिखते चलो, जितने भी डाउट्स हैं नीचे कमेंट बॉक्स में दो, हम लोग उसका रिप्लाई करेंगे। आगे देखें, आगे उदाहरण है मेथिल ऑरेंज, ठीक है। मेथिल ऑरेंज क्या होता है, ये जो अम्ल है, अगर मेथिल ऑरेंज को अम्ल में डालेंगे तो ये लाल हो जाएगा, ठीक है, मेथिल ऑरेंज अगर अम्ल में डालेंगे लाल हो जाएगा, और अगर इसको क्षार में डाल देंगे ना तो क्या हो जाएगा, ये पीला पड़ जाएगा, मतलब बता देगा कि भैया ये क्षार है, ये अम्ल है, ठीक है, ऐसे सूचक है। अब हम लोग देखते हैं तीसरे सूचक की, जिसका नाम है गंधीय सूचक। कौन सा सूचक, गंधीय सूचक। तो चलिए देखते हैं गंधीय सूचक क्या होते हैं। देखिए गंधीय सूचक में लिखा गया है कि जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाए। कुछ ऐसे सूचक होते हैं, ठीक है, जिन मतलब कि वो पदार्थ आप अम्लीय क्षारीय में डालते हैं जब चेक करने के लिए, अम्ल या क्षार में, तो क्या होता है उनकी अम्ल या क्षार में उनकी गंध बदल जाती है, ठीक है, क्या होती है, बदल जाए, उसे गंधीय सूचक कहते हैं। एक बार फिर से पढ़िए अच्छे से कि जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाए। कोई ऐसे सूचक हैं जिन पदार्थों में हम अम्ल या क्षार डालते हैं तो उनकी गंध ही अम्लीय क्षार में बदल जाए, गंध से वो बता दें कि भैया ये अम्ल है, ये क्षार है। अब जैसे हम लोग उदाहरण देखते हैं, उदाहरण में बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है, तो नोट्स बनाते चलो, ठीक है, पढ़ते चलो। देखो इसमें इस मतलब कि लेक्चर में पूरा चैप्टर क्लियर करने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना, तो अच्छे से पढ़ो, दिल थाम कर, बोलो ऑल इज वेल बेटा, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते रहो, ठीक है। देखो जैसे प्याज का रस होता है, क्या होता है, प्याज का रस, प्याज के रस में अगर हम नींबू डाल देंगे ना, नींबू, तो तीक्ष्ण गंध देगा, क्या देगा, तीक्ष्ण गंध देगा। और वहीं पर अगर हम किसी क्षार को डालेंगे, किसी बेस को डालेंगे, तो उसमें कोई भी गंध नहीं होगी। क्या होगी, कोई भी गंध नहीं होगी। समझ गए आप, बताइए कितना सिंपल है। इसके बाद वेनिला एक आइसक्रीम का फ्लेवर होता है, क्या होता है, आइसक्रीम। कभी आप आइसक्रीम वाले के पास जाइएगा, बोलेगा वेनिला फ्लेवर की आइसक्रीम तो बहुत अच्छी रहती है खाने में, है ना, गजब का स्वाद रहता है। देखिए जो वेनिला होती है, वेनिला में अगर अम्ल डालोगे तो समान रहेगा, मतलब कुछ पता ही नहीं चलेगा, और क्षार डालोगे तो भी कुछ नहीं पता चलेगा, मतलब कि वो समान रहेगा। समझ गए ना। तो आप लोग समझ चुके कि भैया सूचक क्या होते हैं। सूचक 3 प्रकार के होते हैं, तीनों प्रकार के बारे में मैंने आपको बताया और उदाहरण भी बताया, ठीक है, तीनों प्रकार के बारे में और उदाहरण भी बता दिया। तो देखिए अब हम लोग चलते हैं इसके आगे कि अम्ल की क्रिया जब धातु से होती है तो क्या होता है ना, जो क्षार की क्रिया जब धातु से कराई जाती है तो क्या होता है ना। तो चलिए देखते हैं, बने रहिए वीडियो पे, चलिए देखते हैं। तो चलिए बच्चों देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कि अम्ल एवं क्षारकों के रासायनिक गुण। कौन से गुण, रासायनिक गुण, है ना, रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे कि अम्ल और क्षारक के जो रासायनिक गुण है ना, केमिकली इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, है ना, कि ये अम्ल है कि क्षार है ना, तो उसके बारे में। तो देखिए धातु की अम्ल व क्षारकों के साथ क्रिया,
जो धातु होती है, धातु जैसे हो गई फेरस, हो गई एल्युमिनियम, हो गई जिंक, हो गया सिल्वर, हो गया, है ना, ये सब चीज़ें धातु होती हैं। और धातु अधातु का तो क्लास 10th में चैप्टर है, वो चैप्टर हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है कि धातु की जो क्रिया होगी अम्ल और क्षार से, जब धातु की क्रिया अम्ल और क्षार से होगी तो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अम्ल के साथ धातु की क्रिया, कि जब धातु की क्रिया हम अम्ल के साथ कराएंगे, सपोज दैट हम किसी धातु के लिए, ये धातु है, इसमें हमने अम्ल डाल दिया या नींबू डाल दिया, कोई भी अम्ल डाल दिया, तो वो क्या रिस्पॉन्ड करेगा, कैसे होगा। तो देखिए कि जब धातु की क्रिया अम्ल और धातु की क्रिया हम कराएंगे तो क्या बनेगा, बनेगा लवण, मतलब कि साल्ट। क्या बनेगा, साल्ट, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, जब धातु की क्रिया अम्ल के साथ कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी और साल्ट निकलेगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए 2HCl, 2HCl की क्रिया जब हम Zn जिंक से हमने इसको कराया तो क्या बना, ZnCl2 बना, जिंक क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस देखिए निकल गई। और ये जिंक क्लोराइड एक प्रकार का लवण है, तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस निकली। बताइए अम्ल के साथ क्रिया, अम्ल के साथ जब धातु की क्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस निकल जाती है और साथ में लवण बनता है। क्या बनता है, लवण बनता है। और देख लीजिए जब अम्ल की क्रिया क्षार के साथ होती है, अम्ल की क्रिया क्षार के साथ होती है तो क्या बनता है, तो बनता है लवण और जल बनता है। क्या बनता है, लवण और जल। लवण का मतलब साल्ट प्लस वाटर। इसको लिख लो कि जब एसिड की क्रिया बेस के साथ होती है, अब जैसे देखो तुमको एक एग्जांपल दे दूं ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, जैसे देखो मनुष्य का शरीर होता है, मनुष्य के मुंह में क्या पाया जाता है, लार पाया जाता है। ठीक है, और पेट में क्या पाया जाता है, मुंह में जो लार पाया जाता है वो कैसा होता है, वो होता है क्षारीय। कैसा होता है, क्षारीय। और पेट में क्या पाया जाता है, पेट में पाया जाता है अम्ल, जिसको हम बोलते हैं एसिड। देखो जब क्षार और अम्ल आपस में मिलेंगे पेट में तो क्या बनाएंगे, साल्ट प्लस वाटर बनाएंगे। बताइए अम्ल और क्षार जब आपस में मिलकर क्षार और वाटर बनाएंगे, इसीलिए बोलते हैं, जो डॉक्टर बोलता है कि जब सुबह का जो थूक होता है उसको पी लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो जिसकी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है ना वो ठीक हो सकती है सुबह का थूक पीने से। ठीक है, वो थूके नहीं, सुबह का थूक बिल्कुल बिल्कुल क्षारीय होता है वो, है ना। वो जब उसको पिएगा तो एसिड जो अंदर हो रहा है वो शांत हो जाएगा और क्या बना लेगा, साल्ट प्लस वाटर बना लेगा। समझ गए ना, ये तो खैर अलग की बात है ना, एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया मैंने तुम्हें। आगे देखो कि जब क्षारक की क्रिया हम जब धातु से कराएंगे, है ना, जब क्षारक की क्रिया हम धातु से कराएंगे तो क्या होगा, क्षारक प्लस धातु क्या बनाता है, लवण और जल। मतलब कि भैया कि अम्ल और क्षार दोनों की क्रिया जब हम धातु के साथ कराएंगे तो लवण और जल तो बनना तय है। क्या बनेगा, लवण और जल। इसके बाद देखो क्षारक, देखो क्या है, 2NaOH। समझना इनको सब, इस जो NaOH है, ZnCl2 है या Cl है, इनके सबके एक नाम लिखो, इनको याद कर लो। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखो जब धातु हमने Zn लिया, है ना, जिंक। इसके बाद देखो Zn Na2 ZnO2 और हाइड्रोजन गैस, ये देखो यहाँ पे निकला, मतलब कि लवण बना और जल बना। अब यहाँ बताओ कोई दिक्कत है कि मतलब कि जब क्षारक की क्रिया जब किसी धातु के साथ हो गई, है ना, देखिए वहाँ पे है कि 2NaOH, मतलब NaOH एक प्रकार का क्षार है, और जब इसकी क्रिया धातु के साथ हुई तो क्या बना लिया आपका साल्ट और हाइड्रोजन गैस बना लिया। बताइए कोई दिक्कत यहाँ पे, समझ गए। इसको लिख लो एक कॉपी में, और इसमें तो कोई कुछ बताने वाला कुछ है ही नहीं। इसका नाम देखो, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट, है ना। और इसमें कुछ समझाने वाला हो तो बताओ। और कुछ कोई खास समझाने वाला है नहीं। तो देखो ये वीडियो, मतलब ये चीज़ तो आप समझ ही गए होंगे। तो इसको अपने जो फेयर कॉपी है उसमें लिखो और इसके बाद उसको रिवीजन करो। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि भैया देखो अम्ल की क्रिया जब हम धातु के साथ कराए हैं, किसके साथ, जब अम्ल की क्रिया धातु के साथ कराए हैं तो भी लवण और हाइड्रोजन गैस निकला, और जब क्षार की क्रिया मतलब कि धातु के साथ कराए तो भी हाइड्रोजन गैस निकला। मतलब कि ये हाइड्रोजन गैस इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी भी तरीके से पता कर लें कि इसमें हाइड्रोजन गैस निकल सकती है तो हम बता सकते हैं कि इसमें अम्ल और क्षार है। तो हम इसका परीक्षण कैसे करेंगे कि हाइड्रोजन गैस कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए एक प्रयोग है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन गैस का प्रयोग, है ना, कि हम हाइड्रोजन गैस को पता कैसे करेंगे। चलिए उसको भी देख लेते हैं। आपके जो क्लास 10th है ना NCERT में, उसमें चित्र भी है। ठीक है, आप लोग देखिएगा परीक्षण के लिए, है ना। तो चलिए देखते हैं।
चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस का परीक्षण कि हम लोग कैसे करेंगे कि भैया इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है, हम कैसे बता देंगे। ऐसे तो है नहीं कि हम बता देंगे कि इसमें हाइड्रोजन गैस है और तुम लोग मान लोगे, ऐसे तो मानोगे नहीं। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस को, किसको, हाइड्रोजन गैस को जब क्या किया जाता है, परख नली के पास एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है। ये परख नली है और जब इसके पास में एक ये आपकी हो गई मोमबत्ती, क्या हो गई, मोमबत्ती, मतलब कि जब परख नली के पास जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो एक पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। पॉप, पॉप का मतलब क्या होता है, POP, मतलब कि जैसे आप लोग देखें नहीं किसी को ऐसे मुक्का मार देते तो क्या होता है, पॉप की ध्वनि उत्पन्न हो जाती है ना। देखिए तो देखो पॉप का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग कभी ना कभी खाना बनाए होंगे, मैगी वगैरह, है ना, तो क्या होता है जब गैस को जलाते हैं ना तो एक भप से आवाज आती है, कैसे हम लोग भप जैसे कुछ बोलते हैं ना, तो वैसे उसी को बोलते हैं पॉप ध्वनि। क्या बोलते हैं, पॉप ध्वनि। जब कभी गैस को जलाइएगा, कभी ना जलाए हो तो जब जलाइएगा ना, देखेगा तो एक मतलब एक अजीब सी आवाज निकलती है, तो उसी को बोलते हैं पॉप ध्वनि। तो जब हाइड्रोजन गैस आपको पता है बहुत हल्की होती है, कैसे हल्की होती है, तुम लोग जैसे, इसके बाद हाइड्रोजन गैस ऊपर की ओर उड़ती रहती है ना। पानी में अगर हाइड्रोजन गैस अंदर घुसा देंगे तो क्या करेगी, ऊपर की ओर निकल जाएगी। यहाँ पे देखो कि जब हाइड्रोजन गैस को परख नली के पास एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती तो एक पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है, और जब ये ध्वनि उत्पन्न होती है, यही ध्वनि देख करके, यही ध्वनि को हम मतलब कि देख करके पता कर लेते हैं कि बस भैया इसमें हाइड्रोजन गैस है। कौन सी है, हाइड्रोजन गैस ही है। ये देखो एक आपकी ये वो है ना, इसमें हमने डाला HCl और जिंक, है ना, मतलब कि हमने इसके अम्ल और धातु से क्रिया कराई चेक करने के लिए कि हाइड्रोजन गैस वास्तव में निकलती है कि नहीं। भैया झूठ तो नहीं बोल रहा कोई, है ना, मतलब मैं ही पढ़ा रहा हूँ तो मतलब मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ तुम लोगों से। देखो क्या होता है कि जब ये सब क्रिया होती है तो यहाँ पे कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस यहाँ से उड़ के परख नली के आई, अंदर पानी के अंदर घुलने के बाद क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस हल्की है, ज्वलनशील है, ये ऊपर निकलेगी, और जब ये ऊपर निकली, ये यहाँ रखी है मोमबत्ती, है ना, चुप्पा से हम लुकाए थे मोमबत्ती बीड़ी वगैरह पीने के लिए, है ना। तो देखो तो यहाँ पे तुम लोग पीते होगे ना, मतलब देखो बेटा ये एक एज होती है ना, इसमें बीड़ी सिगरेट और गुटखा पानी सब चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, लेकिन ये सब चीज़ें गलत है, ठीक है, आप लोग खुद ही समझ रहे हो, है ना, ऐसा कुछ कभी मत करना। देखो इसके क्या होता है कि एडिक्शन होता है। एडिक्शन का मतलब अगर एक बार इसे आप प्रयोग करते हैं तो उसके बाद लत हो जाती है, ठीक है। कुछ दिन पहले मुझे भी किसी चीज़ का एडिक्शन था, बाद में बताऊंगा कभी। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, मोमबत्ती रखा, अब जब ये गैस उड़ के आई, ये देखो गैस है ना, गैस है। देखो मैं कोई चित्रकार नहीं हुआ है ना, मतलब मैं कोई पाब्लो पिकासो नहीं हूँ कि बहुत अच्छा चित्र बनाऊंगा ना तुम लोगों को के लिए। तो ये हाइड्रोजन गैस है, ये जब निकलती है तो ये देखो पॉप, मतलब कि पॉप की ध्वनि निकलती है, और ये मतलब कि ज्वलनशील हो जाती है, पॉप की ध्वनि निकलती है। तो अब हम लोग जान जाते हैं कि भैया इसमें हाइड्रोजन गैस है। कौन सी, हाइड्रोजन गैस। तो आप इसको समझ सकते हैं, बताइए कि क्या है कि हाइड्रोजन गैस को परख नली के पास एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इसके कारण से हम जान जाते हैं कि हाँ, कि जो अम्ल और क्षार की जो क्रिया होती है उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये इसका हुआ चित्र, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके आगे अम्ल, क्षार और लवण का कुछ अगला टॉपिक क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि अम्ल व क्षारकों की धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट से क्रिया। अभी तक जितना भी आप लोगों ने देखा, बताइए उतना समझ में आया कि नहीं। और अब हम एक नए सेटअप पे आ गए हैं, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस आपको देखने में मिलेंगे वीडियो में, ठीक है। जैसे थोड़ा सा लाइटिंग में प्रॉब्लम आएगी, इसके बाद थोड़ा सा एडिटिंग में दिक्कत आएगी, इसके बाद थोड़ा सा आवाज़ भी थोड़ा मतलब स्टूडियो के हिसाब से बदलती रहती है। तो देखिए चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, लेकिन ठीक है, ये लेक्चर थोड़ा लंबा होगा और हौसला बनाए रखो। देखो क्योंकि जब आप कोचिंग में जाते हो ना, कक्षा 10 की कोचिंग करने के लिए, वहाँ पर एक चैप्टर आपको 5 दिन घसीटा जाता है, समझ रहे। यहाँ पे मैं एक चैप्टर एक दिन में ख़त्म करूँगा, तो जितने भी चैप्टर हैं आपके 16 चैप्टर 18 चैप्टर वो 18 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। आप इनको जितना रिवीजन करेंगे उतना ही आप परफेक्ट बनते जाएंगे, है ना। तो देखो अब क्या है यहाँ पे कि अम्ल व क्षारकों की, एसिड व बेस की धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया। जब हम क्रिया कराएंगे धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट से, तो क्या मिलता है हमको अम्ल और क्षार में। तो यहाँ पे देखते हैं कि जब पहला है धातु कार्बोनेट के साथ हम कराते हैं, किसके, धातु कार्बोनेट के पास साथ। देखिए समझने वाली बात है, जब अम्ल है और धातु कार्बोनेट है, अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट जब क्रिया करेगा तो बनाएगा लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। बताइए
अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण जिसे आप लोग बोलते हैं। देखिए उदाहरण में आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप HCl अम्ल ही लिखें, और कोई अम्ल लिख सकते हैं, और कोई धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करा सकते हैं उसकी, ठीक है। तो डिफरेंट मतलब कि वो मत होना। देखो तो यहाँ पे हमने अम्ल लिया 2HCl Na2CO3 मतलब कि सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। जब इसकी क्रिया कराई गई तो ये बनाया NaCl, क्या बनाया NaCl, जिसको हम साल्ट बोलते हैं या हम लवण बोलते हैं। इसके बाद ये देखो बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड, ये बनाया कार्बन डाइऑक्साइड और ये बना दिया H2O। मतलब कि ये सिद्ध हो गया कि जब अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट के साथ होती है तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं बाई प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है। दूसरा देखते हैं, धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं। जब धातु बाइकार्बोनेट के साथ जब अम्ल की क्रिया धातु बाइकार्बोनेट के साथ कराया जाता है तो भी आपको लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही मिलता है। जब अम्ल की क्रिया धातु बाइकार्बोनेट से कराएंगे तो भी हमको लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही मिलेगा, और कोई मतलब कोई डिफरेंट चीज मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे मेनली है कार्बन डाइऑक्साइड। क्रिया करा के देखते हैं, 2HCl है, ये देखिए आपका एक अम्ल है, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं NaHCO3। अब देखिए धातु बाइकार्बोनेट को हम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिख सकते हैं, ठीक है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए क्योंकि इसमें बीच में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर हम बाई लिखते हैं तो भी ठीक है, और अगर इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिखते हैं तो भी ठीक है, ठीक है। तो NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया जब हमने एक अम्ल से कराई 2HCl से करा दी तो यहाँ पे क्या हमको बाई प्रोडक्ट मिला, NaCl मिला, मतलब कि हमको लवण मिला, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड मिला और जल मिला। समझ गए। NaCl यहाँ पे मेनली मिल क्या रहा है, जब धातु की क्रिया धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ कराई जाती है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलता ही मिलता है और कुछ नहीं मिलता। कंफर्म, टेक इट। आगे चले। अब देखिए, अब हमने तो भैया अम्ल की करा दी, क्षार की कहीं लिखी ही नहीं, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कि क्षारक धातु कार्बोनेट, ठीक है, इसको आप लोग लिख लेना, क्षारक धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, अरे क्या हुआ मुझको, अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है बच्चों, मतलब कि जो क्षारक होते हैं अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करेगा, ठीक है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकालेगा, लेकिन जो क्षारक होते हैं वो धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया ही नहीं करेंगे। ठीक है, कंफर्म, टेक इट। आगे चलें। अब देखो, इतना समझ में आया? नीचे कमेंट करो, समझ में आया ना? देखो आगे देखते हैं कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो हम कैसे समझ पाएंगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी? हमने क्रिया करा दिया HCl और Na2CO3 से, अब हमको कैसे पता चला कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से निकलेगी? तो हम लोग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण। क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण। तो परीक्षण करने से पहले इसको मिटा देते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण। किसका परीक्षण? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। हमने देखा था कि जब हमने अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ कराया था तो हमको बाई प्रोडक्ट मतलब कि उत्पाद के रूप में हमको क्या मिला था? बताइए। उत्पाद के रूप में हमको मिला था कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, देखते समझाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम चूने के पानी में, चूने का पानी मतलब CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे तो पानी दूधिया हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? दूधिया हो जाता है। दूधिया का मतलब जैसे आप कभी चौक लाए हो ना, चौक पाउडर, चौक लिखने वाली बोर्ड में, अब तो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड आने लगे, नहीं तो पहले चौक वाले आते थे ना, इसे
खड़बिच्चे खर्चा गड़ा के लिखते रहो, फिर उसमें काली पोती जाती थी, है ना। तो देखो क्या होता था, चौक पाउडर को पानी में घोल दो, चौक को पानी में घोल दो, जैसे दूधिया हो जाता है ना वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ो यहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। आगे देखिए, अब देखो इसका वो देख लीजिए उदाहरण में कैसे, है ना। देखिए CaOH का होल ट्वाइस, मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लिखो इसको याद करो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करा देते हैं आपस में, तो क्या बनता है? बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। लिख दूं मैं? तुम लोग बहुत अलाई हो यार। कैल्शियम कार्बोनेट, ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट मतलब जो चौक पाउडर नहीं होता है ना, मतलब दूधिया पाउडर, वही बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। और क्या बनाता है? जल बनाता है। तो हमको पता चल गया कि भैया जो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही थी, वो जो उसको जब मतलब कि चूने के पानी में प्रवेश करा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो दूधिया हो जाएगा, है ना। देखो माइक की आवाज़ ठीक है ना? ठीक है ना? देखो बताना कोई दिक्कत हो, नीचे कमेंट करना, ठीक है। देखो यहाँ पे है, आगे देखते हैं। आगे जब हम यही कैल्शियम बाइकार्बोनेट, वो कैल्शियम कार्बोनेट में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर देंगे, मतलब कि लगातार कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित ही हो रही, तो क्या होगा? तो होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस, वो देखिए कैल्शियम, लिख ही देता हूँ मैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड पर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब लगातार कार्बन डाइऑक्साइड जा ही रही जाएगा, हमने हटाया ही नहीं, तो ये क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ये क्या होगा? ये होगा बच्चों कलरलेस, कलरलेस मतलब रंगहीन। कैसा हो जाएगा? रंगहीन। मतलब कि पहले जब हम थोड़ा सा चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे जब थोड़ा सा पानी प्रवाहित करेंगे तो पानी दूधिया हो जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर देंगे तो ये जो बनेगा उत्पाद, जिसको बोलते हैं हम, ये कलरलेस हो जाएगा। ये क्या है? हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। तो देखिए यहाँ जो उत्पाद बनेगा ना, तो ये कलरलेस हो जाएगा। बताइए इतना समझ में आया? अब फिर समझा देते हैं। देखिए जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे तो पानी दूधिया हो जाएगा, लेकिन अगर गैसिया खूब ज़्यादा मात्रा में डालते जा रहे हैं तो क्या होगा? एक समय आएगा कि वो कलरलेस हो जाएगा। जो दूधिया था ना वो कलरलेस हो जाएगा, पूरा सफ़ेद हो, पानी के जैसा हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका परीक्षण क्या होता है कि देखिए हमने एक लेयर टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें हमने डाल दिया, इसको आप लोग जानते हैं हिलाने वाला होता है ना, जो अंदर प्रोडक्ट रखा रहता है उसको हिलाने के लिए। अब हमने यहाँ पे डाला HCl, क्या डाला? HCl, मतलब कि एक अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के साथ जब हमने एक अम्ल की क्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ कराया तो हमको बाई प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखिए उड़ रही है, यहाँ पे आ गई, कहाँ को जाएगी है ना। देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। अब यहाँ पे चूने का यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, वहाँ पे क्या होता है? ये जो पानी रखा रहता है चूने का, इसके अंदर हमारा चूने का पानी है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस और चूने का पानी आपस में मिला तो क्या हो गया? पानी दूधिया हो गया, पानी दूधिया हो गया, दूध जैसा हो गया ना, बोले पीने लायक हो गया, है ना। कभी ऐसे गिलास में रख दो कोई पी ले ऐसे, मतलब अम्ल और दिक्कत हो जाए, है ना। तो देखो पानी दूधिया हो गया। अब अगर यही बीकर को हम हटाते नहीं हैं, इस बीकर को हम नहीं हटाते, यही जगह बीकर ये रखा रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड बार बार आ रही है उधर से, अब हटाओगे, रोकोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रुकेगी। अब जब नहीं हटाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बार बार उसी में आती रहेगी, और जब बार बार उसी में आएगी तो क्या हो जाएगा? ये पानी कलरलेस हो जाएगा, मतलब कि रंगहीन हो जाएगा। समझ में आया? पानी यहाँ पे कलरलेस हो जाएगा, मतलब कि रंगहीन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे समझ में आया, इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन करो, तुरंत लिखो। अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बताओ? अब हम लोग पढ़ेंगे अम्ल और क्षारकों की परस्पर अभिक्रिया, ठीक है। किसकी अभिक्रिया? अम्ल और क्षारकों की
जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, लवण तथा जल। देखिए ये लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है, ठीक है, थोड़ा परेशान मत हो जाना कि सर क्या बोल रहे हैं ये वो, है ना। पढ़ते रहो यार, मेहनत करते रहो। तुम्हारे साथ देखो मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे कोई शौक़ नहीं है, ठीक है। मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी पढ़ने का मन नहीं करता जैसे आप लोगों का, जैसे आप लोगों को पढ़ने का मन नहीं करता है, इसी तरह मेरा भी नहीं करता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अम्ल और क्षारकों की परस्पर अभिक्रिया, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या मिलता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करता है तो हमको क्या बना के मिलता है। आप लोगों को पहले ही बताया था कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेगा तो हमको लवण तथा जल बनाएगा। देखो मक्खी आ गई, आ जाओ भैया बैठ जाओ, हमारे ऊपर बैठ जाओ, हमको मारो, सब लोग मिलके मारो, है ना। देखो जब अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करेगा, हमें सब लोग मार रहे हैं यार, देखो है ना, मक्खी को यहाँ पे मारते हैं, ठीक है। देखो जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगा। मतलब कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करने पर ना ही अम्ल बनाएगा ना ही क्षार बनाएगा, वो क्या बनाएगा, वो सबसे अलग बाई प्रोडक्ट निकालेगा। मतलब कि अम्ल और क्षार आपस में जब क्रिया करते हैं तो अम्ल का भी काम समाप्त हो जाता है, क्षार का भी समाप्त हो जाता है, तो बनता क्या है, बनता है लवण और जल। बच्चों 5 मिनट रुको, आ रहे हैं बस। देखो यहाँ पे अम्ल और क्षार जब क्रिया कर लेते हैं, देखो जैसे HCl है, अम्ल क्या है, अम्ल है HCl, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। अम्ल जब सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि एक क्षारक से क्रिया करता है, क्या करता है, अम्ल जब एक क्षारक से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, NaCl, मतलब कि लवण बनाता है और जल बनाता है, H2O बनाता है। समझ में आया कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके अम्ल या क्षार नहीं बनाता है, वो अम्ल और क्षार के जो मतलब कि आपसी कंटेंट रहता है उसको समाप्त कर देता है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। अगर बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए आता है कि भैया बताओ उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो हम लोग इसके नाम से ही जान रहे हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, मतलब कि जो अम्ल और क्षार है ना उसको उदासीन किया जा रहा है। क्या हो रहा है, अम्ल और क्षार को आपस में उदासीन किया जा रहा है, तो इसी को हम बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब देख लेते हैं कि जब अम्ल और क्षार क्या होता है, जब अम्ल और क्षार आपस में या परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे को, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, ना ही वो अम्ल बनता है ना ही फिर वो क्षार बनता है, और क्या बनता है, लवण तथा जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। बताइए यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो। मतलब कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देंगे, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे, और प्रभाव को समाप्त मतलब कि प्रभाव को नष्ट करने के बाद वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे लवण और जल। क्या बनाएंगे, साल्ट और वाटर। अब एक एग्जांपल आपके ह्यूमन बॉडी का है, ह्यूमन बॉडी का जैसे देखो हमारे मुंह में क्षार बनता है, क्या बनता है, क्षार। पेट में क्या बनता है, एसिड, पेट में एसिड बनता है। जब सुबह सो के उठते हैं ना, इसे सो के उठेंगे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में एसिड भी पेट में रहता है, पेट में क्षार भी रहता है। क्या काट लिया यार, पेट में क्षार भी रहता है, वो पेट में एसिड, मुंह में क्षार। सुबह इसे सो के उठे, ऐसे आँख नींद रहे, क्या करेंगे, जाएंगे कुल्ला कर लेंगे ना। कुल्ला नहीं करना होता है, जिसको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है ना, यहाँ पे देखो सरतिया इलाज है इसका, है ना। जिसको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है वैसे जाके ऐसा कुल्ला ना करे, वैसे जो थूक है ना उसको पी जाए, पीता जाएगा। क्या होगा, ये जो क्षार है नीचे जाएगा, एसिड से मिलेगा, क्या होगा, एसिड से मिलेगा। एसिड और क्षार आपस में क्या बनाएंगे, एसिड और क्षार दोनों के प्रभाव को नष्ट कर देंगे, ना ही वो एसिड रहेगा ना ही क्षार रहेगा। क्या बना लेगा, साल्ट और वाटर, लवण और जल बना लेगा। और ये फायदे की चीज है, बताइए। एसिड रहेगा तो एसिडिटी होगी, क्षार रहेगा तो और कोई दिक्कत आ जाएगी, इसलिए लवण और जल बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, है ना। समझ गए ना, इतना ही यहाँ पे समझना है। तो अब आप लोग समझ चुके हैं कि भैया उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। अब हम लोग समझेंगे कि अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की क्रिया, किसकी क्रिया, अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की क्रिया। तो चलिए देख लेते हैं कि अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की क्रिया कैसे होती है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की क्रिया
कि जब अम्ल होता है हम उसकी धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, चलिए देखते हैं। देखिए धात्विक ऑक्साइड मतलब जैसे हो गया CuO हो गया, Mg हो गया, ये सब क्या होते हैं, सब धात्विक ऑक्साइड होते हैं। देखें आगे देखिए, जब हमने अम्ल की क्रिया धात्विक ऑक्साइड के साथ कराया तो हमको लवण और जल मिला। क्या मिला, लवण और जल। अब देखिए, अब हमने पहले की वीडियो में देखा था कि पहले मतलब थोड़ा सा पहले देखा था, वीडियो तो नहीं, यही लेक्चर में हम लोग पहले देखे थे कि जब अम्ल की क्रिया क्षार के साथ कराई जाती है, अम्ल की क्रिया क्षार के साथ कराई जाती है तभी हमको लवण और जल मिलता है। तो भैया हमने अम्ल की क्रिया धात्विक ऑक्साइड के साथ करा दी तो भी हमको लवण और जल मिल गया, क्योंकि धात्विक ऑक्साइड क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं, क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं, समझ गए ना, क्योंकि धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो बच्चों क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। एग्जाम्पल 2HCl, हमने HCl ले लिया, फिर धात्विक ऑक्साइड ले लिया, जब हमने क्रिया कराया तो CuCl बना और H2O बना, मतलब कि हमको एक लवण बना और जल बना। मतलब कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो लवण और जल बनाएंगे। यहाँ पे देखते हैं कि कॉपर क्लोराइड, यहाँ पे हमको मिला कॉपर क्लोराइड और जल। कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है, मतलब कि जिस पात्र में है ना, ग्लास में, बर्तन में, जिस बर्तन में ये क्रिया होती है वहाँ पे जो वो होता है, जो मतलब कि पानी होता है वो नीला हो जाता है, ठीक है, ब्लूइश हो जाता है। आगे देखें, अब है कि क्षारक के साथ, अम्ल के साथ तो हमने धात्विक ऑक्साइड की क्रिया करा दी, अब क्षारक के साथ धात्विक ऑक्साइड की क्रिया कराने पर अब देखिए अधात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं। अधात्विक ऑक्साइड मतलब कि वो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। किस प्रवृत्ति के, अम्लीय प्रवृत्ति के। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मतलब कि क्षारक, हमने लिखा क्षारक। और क्या लिखा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि अधात्विक ऑक्साइड लिखा हमने। क्या लिखा, अधात्विक ऑक्साइड। अब ये अधात्विक ऑक्साइड आपका अम्लीय प्रवृत्ति का है, तो क्षारक और अम्ल आपस में मिला के क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब कि लवण और जल। बताइए यहाँ पे क्या क्या दिक्कत आई, कितना समझ में, पूरा समझ में आ गया कि मतलब कि अम्ल की क्रिया जब क्षार से होती है, जो धात्विक ऑक्साइड है ना वो क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। जब इनकी क्रिया अम्ल और क्षार आपस में बिटवीन मतलब डिफरेंस में करवा दी जाती है तो हमको लवण और जल मिलता है। बताइए, बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है, सिंपल सा फंडा, इतना समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि अम्ल तथा क्षारक जलीय विलयन में, जो जल में रहते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो देखो यहाँ पे देखते हैं कि अम्ल तथा क्षारक जलीय विलयन में, मतलब कि जब एसिड अम्ल को या क्षारक को जल में डाल देते हैं। सपोज दैट आपने हाथ में अम्ल लिया, हाथ में लिया नहीं जा सकता, ऐसे ढक्कन में अम्ल लिया और इसमें हमने क्या किया, क्षारक को मिलाया। अम्ल और क्षारक हैं, इसमें या तो अम्ल है या तो क्षार है, उसको हमने जल में मिलाया, ठीक है। अम्ल और क्षार को जब जल में मिलाएंगे तब क्या रिस्पॉन्स आएगा उधर से, ये देखना है। तो देखो यहाँ पे हमने बताया था आपको शुरू में ही अम्ल और क्षार के बारे में, जब बताया था जो अम्ल होते हैं जब इनको जल में मिलाया जाता है तो कौन से आयन देते हैं, ये देते हैं हाइड्रोजन आयन देते हैं। जब एसिड होते हैं इनको जल में मिला दिया जाता है तो यहाँ पे क्या कौन सा आयन दे देते हैं, ये हाइड्रोजन आयन आपको दे देते हैं पर्टिकुलरली। आगे देखते हैं कि ये जो हाइड्रोजन आयन रहते हैं, सपोज दैट इसने हाइड्रोजन आयन दिया, अब हाइड्रोजन आयन किस रूप में रहेंगे, हाइड्रोजन आयन रहेंगे H3O पॉजिटिव के रूप में, मतलब कि इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। कौन से आयन, हाइड्रोनियम, है ना। जो अम्ल जो हाइड्रोजन आयन रहते हैं वो हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहते हैं। यहाँ पे हम उसको बोलते हैं H3O पॉजिटिव के रूप में, हम उसको इंडिकेट करते हैं या डिनोट करते हैं। आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल या उदाहरण, जैसे कि हमने कोई HCl लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब कि हमने कोई एसिड लिया और उसको जल में मिलाया। ये देखिए आपका एसिड है, ये जल है ना। एसिड को आपने लिया, धक्का मारते मारते तालाब में फेंक दिया, तो वहाँ पे क्या होता है कि H3O पॉजिटिव आयन निकलेगा, ठीक है, मतलब कि हाइड्रोनियम आयन वहाँ पे निकलेगा और क्लोरीन आयन उसको अलग कर देगा। समझ में आया कि मतलब कि जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन आयन देता है, और ये हाइड्रोजन आयन किस फॉर्म में रहते हैं, ये हाइड्रोजन आयन हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में रहते हैं। आगे देखें, आगे क्षार मतलब कि बेस, क्षारक। अब देखिए क्षारक को जब हम जल में गिरा देते हैं, जल में धक्का मार के गिरा देते हैं तो ये कौन सा आयन देते हैं, ये हाइड्रोक्साइड आयन देता है, OH निगेटिव आयन देता है, ठीक है। समझ गए कि जब क्षारक को जल में मिला दिया जाता है तो OH निगेटिव आयन देता है। अब यहाँ पे उदाहरण देख लेते हैं, जैसे NaOH है, NaOH मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, उसमें हमने जल को मिलाया,
देखो यहाँ पे कोई चिड़िया आ गई क्या आसपास, शायद नहीं बोल रही है, मुझे लगा, है ना। तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो हम जल में मिला देते हैं तो क्या होता है, यानी पॉजिटिव आयन अलग हो जाता है और OH निगेटिव, ये देखिए OH निगेटिव जो जल में देता है क्षारक, ये अलग हो गया। मतलब कि सोडियम आयन अलग हो गया और OH निगेटिव आयन अलग हो गया। अब तो आप समझ ही गए होंगे भैया कि अम्ल को जल में मिलाने पर क्या देता है और क्षार को जल में मिलाने पर क्या देता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे pH स्केल के बारे में, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन जो pH स्केल होती है उसके बारे में देखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसे जो अम्ल होता है ना, कुछ सावधानियां होती हैं। अम्ल और क्षार को हम लोग ऐसे ही नहीं लेके मतलब कि वो कर ले, लैब में जाके हम लोग खुद से प्रैक्टिस कर ले। वहाँ पे सावधानियां क्या होती हैं कि जो अम्ल होता है ना, अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। ये अम्ल है, अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि अम्ल जल में मिलाना चाहिए। नहीं समझ आए? समझो, एक गिलास में पानी है, एक गिलास में अम्ल है। मैं कह रहा हूँ कि पानी में अम्ल को मिलाओ, पानी में अम्ल को डालो, धीरे धीरे डालो, ना कि तुम अम्ल भरा हुआ रखा है इसमें, तुम इसमें पानी डाल दो, इसमें पानी डाल दो, ज़्यादा क्रिया हो जाएगी, बहुत तेज़ी से फट भी सकता है ना। तो क्या करना है हमको, जल को अम्ल में मिलाना है, जल को क्षार में मिलाना है। समझ आया ना? मतलब कि जल यहाँ रखा है, अम्ल लिया डाल दिया, अम्ल लिया डाल दिया, समझ गया ना। अब देखो क्या होता है, सावधानियां में नंबर 1 ये हो गई कि अम्ल को जल में अम्ल को मिलाना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि जब अम्ल और जल को आपस में मिलाया जाता है तो उसको सेक किया जाता है, मतलब कि हिलाया जाता है। क्यों हिलाया जाता है? क्योंकि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा निकालती है, और जब ये ऊष्मा निकालेगी तो क्या होगा, वो पॉट गर्म होगा, हीट हो जाएगा, और वो हीट इतना ज़्यादा भी हो सकता है कि वो फट भी सकता है, एट लास्ट फट भी सकता है और नुकसान भी कर सकता है। और अगर आपको पता है कि हाथ में एसिड गिरा या बेस गिरा तो क्या हो सकता है, तो वहाँ पे ग्लव्स वगैरह पहन के लैब में एक टीचर रहता है जो लैब का, उसके सामने देख करके सब प्रक्रियाएं की जाती हैं। आगे देखें तो यहां पे अब हम लोग पढ़ेंगे अम्ल व क्षारकों की प्रबलता। क्या पढ़ेंगे बच्चों? अम्ल व क्षारकों की प्रबलता, कि हम कैसे अम्ल की प्रबलता को इंडिकेट करेंगे और कैसे क्षार की प्रबलता को, मतलब कि कौन ज़्यादा क्रियाशील है, कौन ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न हाइड्रोजन आयन। अब आपको पता है कि अम्ल जो होते हैं वो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं और जो क्षार होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन या OH निगेटिव आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। अब देखो, जैसे एक अम्ल है, इसमें ज़्यादा मात्रा में, जैसे एक अम्ल है एक क्षार है, दोनों चीज़ आपस में मिला हुआ है, लेकिन उसमें अम्ल ज़्यादा है। क्या है? अम्ल ज़्यादा है, तो मतलब हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज़्यादा होगी क्योंकि हाइड्रोजन आयन की मात्रा अधिक है ना। तो वहाँ पे हम लोग ऐसे समझेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन, OH निगेटिव आयन, ठीक है, OH निगेटिव या हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। मतलब जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होगा, जितना ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन होगा, उसी पर वो निर्भर करेगा, है ना। क्या? अम्ल की सांद्रता, ठीक है, अम्ल की प्रबलता की कितना ज़्यादा ये स्टेबल है, ठीक है। अब जैसे ये बताओ, तुम ज़्यादा खाना खाओगे तो अंदर ज़्यादा एनर्जी रहेगी, बताओ, तुम ज़्यादा स्टेबल रहोगे, ज़्यादा जिम करोगे, ज़्यादा शरीर बनेगी, ज़्यादा लोगों से लड़ाई करोगे, है ना। कुछ नहीं खाओगे, पड़े रहोगे इधर सूख बंदर जैसे, इधर उधर कोई मारेगा, चुपचाप चले आओगे, मतलब कि कम स्टेबल हो तुम, है ना। सांद्रता पर निर्भर करता है, यहाँ पे समझो, ठीक है। देखो जो इसकी प्रबलता होती है, इसकी प्रबलता को नापने के लिए एक सूचक होता है जिसको हम सार्वत्रिक सूचक या सार्वभौमिक सूचक के रूप में जानते हैं। कौन से सूचक? इसके जो सूचक है इसको हम सार्वत्रिक सूचक या सार्वभौमिक सूचक के नाम से जानते हैं, और इसको हम pH के नाम से भी जानते हैं। आप लोग तो जानते होंगे pH वैल्यू, आप लोगों ने बहुत सुना होगा, ठीक है, pH के बारे में। अब देखो, अब ये सार्वत्रिक सूचक और सार्वभौमिक सूचक क्या होते हैं देख लेते हैं। कि हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता, जो pH होता है, जो सूचक होते हैं, ठीक है, इसके पहले मैंने आपको सूचक पढ़ाया है। जो सूचक होते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में दिखाते हैं। अब यहाँ पे जो pH का जो स्केल होती है, pH स्केल है ना, pH स्केल की खोज किसने की थी? सोरेनसन ने, ठीक है, इसको याद रखना, pH स्केल की खोज सोरेनसन ने की थी। अब देखो, अब pH में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति से पता कर लिया जाता है। अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है तो मतलब वो एसिडिक है, मतलब खूब अम्ल है। अगर वो कम है, थोड़ा सा कम है, तो मतलब उदासीन हो गया। अगर वो बहुत कम है, हाइड्रोजन आयन उस पर कहीं मिल ही नहीं रहा है, तो मतलब वो क्षार है, मतलब कि वो बेस है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगी उसी पर निर्भर करेगा, उसी पर डिपेंड करेगा कि pH वैल्यू कितनी होगी। तो देख लेते हैं इसको स्केल के जरिए पे।
चले तो अब हम लोग देखते पीएच स्केल। ठीक है, कौन सी स्केल? पीएच स्केल को देखेंगे। ये है हमारी पीएच स्केल। अब आपको पता है पीएच स्केल की खोज मैंने भी बताया, पीएच स्केल की खोज सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक ने किया था। और पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है बच्चों? पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि हाइड्रोजन की कितनी क्षमता है, कितना पावर है, यही होता है पीएच। तो देखो 1 से 7 तक जब जाएंगे तो क्या होगा? अम्ल होगा, मतलब कि 1 में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अम्ल होगा। ठीक है, और जब धीरे धीरे 7 की तरफ बढ़ता जाएगा, उदासीन मतलब लवण की तरफ, उदासीन की तरफ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो अम्ल क्या होता जाएगा? अम्ल वीक होता जाएगा, अम्ल कमजोर होता जाएगा। और जब 7 आ जाएगा, 7 पे आएगा तो अम्ल क्या हो जाएगा? अम्ल बन जाएगा लवण। क्या बनेगा? जब 7 में आ जाएगा तो बच्चों अम्ल जो है लवण बन जाएगा। और जब आप लोग देखते हैं कि जब अम्ल लवण बनेगा ना, अब उसके बाद देखो अम्ल जब बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है तो वो लाल होता है। ठीक है, नीले लिटमस को क्या करता है? लाल करता है, मैंने पढ़ाया था। और जब 7 तक आएगा तो उसका कलर हो जाएगा पीला और हरा, 2 कलर से वो इंडिकेट करता है। ठीक है, अब एक बार जो लवण हुआ, अब लवण से वो जितना पीछे की तरफ जाएगा, जितना आगे की तरफ चलता जाएगा, 14 तक पहुँचने में उतना ज़्यादा वो क्षार क्रियाशील होगा। क्या होगा? उतना ज़्यादा वो क्षार क्रियाशील होगा। और जब बहुत ज़्यादा क्षार मतलब 14 नंबर पे जब क्षार आएगा तो वहाँ पे वो नीला हो जाएगा। कौन सा कलर इंडिकेट करेगा? नीला। तो यहाँ पे लिखा होगा पीएच अगर 7 से कम है तो वो अम्ल होगा, यदि पीएच 7 से ज़्यादा है तो वो क्षार होगा। पीएच यदि 7 से कम है तो वो अम्ल होगा, यदि 7 से ज़्यादा है तो वो क्षार होगा, और यदि पीएच उसका 7 है तो वो उदासीन होगा। बताओ यहाँ तक समझ में आया? मतलब कि अगर 1 है लाल है तो मतलब कि अम्ल कठोर अम्ल है ना, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग अम्ल है। इसके बाद 7 तक आया, उदासीन हो गया, यहाँ पे लवण बन गया। इसके बाद 7 से जितना इधर जाएगा उतना वो क्रियाशील होता जाएगा। ठीक है, उतना क्षार बन जाएगा। तो 7 तक अम्ल होता है, यहाँ तक क्षार होता है, यहाँ तक लवण। पीएच समझ में आया? देखो पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच की खोज किसने किया था? पीएच की खोज सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक ने किया था। और पीएच की स्केल ऐसे होती है। पीएच स्केल से क्या किया जाता है? अम्ल और क्षार और उदासीनीकरण का पता किया जाता है। तो देखो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, मतलब कि जो हम डेली लाइफ होती है हम लोगों की, वहाँ पे पीएच का क्या महत्व है उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला लिखा हुआ है कि हमारा शरीर क्या होता है? हमारा शरीर 7 से 7.5 के बीच कार्य करता है। जब हमारे शरीर का पूरी बॉडी के बैलेंस बात कर रहा है, ठीक है, 7 से 7.5 के बीच में पीएच रहता है, उसी पीएच पर ये काम करता है। और यदि ये पीएच इधर उधर होता है, डिसबैलेंस होता है, तो बॉडी में डिजीज़ हो जाती है, रोग हो जाती है, एसिडिटी हो जाएगी, खाना नहीं पचेगा, बहुत सारी दिक्कत आ जाएंगी। इसके बाद अम्लीय वर्षा 5.6 से कम में होती है। क्या होती है? जो अम्लीय वर्षा होती है, एसिडिक रेन होती है, जो बारिश होती है ना, अम्लीय वर्षा, वो 5.6 से अगर उसका पीएच कम होने लगा, है ना, 5 हो गया, 5.4 हो गया, समझ लो वो अम्लीय वर्षा है। और यदि 5.6 पे हो रही है या इसके ऊपर जा रही तो अम्लीय वर्षा नहीं माना जाता उसको। समझ गए ना अम्लीय वर्षा कितने पे होती है? अब जैसे देखो ताजमहल है, ताजमहल पहले सफ़ेद था, अब जब धीरे धीरे अम्लीय वर्षा आई उसमें अम्ल गिरता गया, इससे 5.6 से पीएच कम होता था, अम्ल गिरता गया तो ताजमहल क्या हो गया? ताजमहल का कलर पीला पड़ने लगा, है ना। आगे देखिए, मुंह का पीएच 5.5 से कम होगा। अगर मुंह का जो पीएच होता है 5.5 से कम होने लगा, लगातार पीएच 5.5 से कम होने लगा, तो वहाँ पे क्या होगा कि दांत हमारे भंगुर हो जाएंगे या दांत हमारे टूटने लगेंगे। ठीक है, तो मुंह का पीएच 5.5 बनाए रखना चाहिए। और जब हम सुबह उठते हैं ना तो हमारे मुंह में बेस रहता है, मतलब कि क्षार रहता है, जब सुबह सो के उठते हैं। ठीक है, अब देखो मधुमक्खी का डंक, जो मधुमक्खी डंक काट लेती है वहाँ पर जलन होता है। क्या होता है? जलन होता है। और जो जलन किस लिए होता है? क्योंकि वहाँ पर मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, मधुमक्खी आती है वहाँ पे, मेथी जो मेथी होती है ना खाने वाली, उसी को रख जाती है, मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, और आपको पता है ये एक अम्ल है। ठीक है, अब देखो जो पीएच होता है ना, वो पौधे की उपजता को, ठीक है, भूमि की उर्वरकता को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो देखो पौधे की उपजता के लिए पीएच उत्तरदायी होता है। हर पौधे में अलग अलग, किसी पौधे को थोड़ा सा पीएच चाहिए, किसी पौधे को ज़्यादा चाहिए, है ना। इस तरह पौधे की उपजता को बढ़ाने में मदद करता है। तो यही है हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, मतलब कि जो हम डेली लाइफ होती है हमारी, उसमें जो पीएच का महत्व होता है, इसके बारे में देखिए। अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, है ना। और आप लोग एसिड और बेस बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं आप लोग? अब एसिड और बेस बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं लवण क्या होते हैं। क्या होते हैं? लवण या साल्ट। अब आपको पता है
अब आपको मैंने बताया था कि जो साल्ट होता है, देखो ये खट खट की आवाज़ आ रही होगी, है ना, थोड़ा सा बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, घर वगैरह बन रहा है, तो उधर ही से आ रही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखो लवण जो होता है वो किससे मिलकर बनता है, एसिड प्लस बेस, है ना। अम्ल और क्षार से क्या मिलकर बनता है लवण प्लस H2O। अब आपको पता होगा जो लवण है वो अम्ल और क्षार से मिलकर बनता है, उसको हम लवण बोलते हैं। कंफर्म, आगे चले। अब देखो जैसे एसिड हमने ले लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और बेस ले लिया हमने NaOH, ठीक है। तो यहाँ पे लवण क्या बनेगा NaCl से क्रिया कर लेगा तो बनेगा NaCl प्लस H2O। बताओ समझ में आया, यहाँ पे इतना समझ में आया। जो अम्ल है बेसिकली जो अम्ल है, अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करेंगे तो साल्ट बनाएंगे और वाटर बनाएंगे। बताइए यहाँ तक इतना समझ में आया, बताओ कोई दिक्कत हो तो। जो लवण है साल्ट है वो NaCl हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि जो लवण से रसायनों का निर्माण, जो लवण होते हैं जैसे नमक है NaCl, है ना, सोडियम क्लोराइड हम इसे खाते हैं, है ना, तो लवण से रसायनों का निर्माण देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों, लवण से रसायनों का निर्माण, लवण से रसायनों का निर्माण मतलब कि जो साल्ट होते हैं, साल्ट से हम जिस तरह के रसायन का निर्माण करते हैं हम लोग उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। किसका होता है बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। इसके बाद होता है विरंजक चूर्ण का निर्माण, ठीक है। देखो जो लवण होते हैं, लवण से ही सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा और लवण से ही जो आपका विरंजक चूर्ण का निर्माण होगा। और जो देखिए आपने सोडा सुना होगा ना, बेकिंग सोडा हो गया, खाने वाला सोडा हो गया, है ना, बेकिंग सोडा का भी निर्माण लवण से ही होता है। खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा का निर्माण लवण से होता है। और इसके बाद धोने वाला सोडा, है ना, धोने का सोडा का निर्माण भी लवण से होता है। इसके बाद अब आप देख चुके भैया 4 होते हैं। इसके बाद जो आप देखेंगे POP होता है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, है ना, इसका भी निर्माण अम्ल से लवण से होता है। तो देखिए लवण से निर्माण होते हैं 5 चीज़ें, ठीक है, 5 चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसके पूरा मतलब फुल डिटेल बताएंगे, ठीक है, आधा नहीं छोड़ेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, कैसे बनता है, कौन सा लवण रहता है, ठीक है, विरंजक चूर्ण के बारे में, बेकिंग सोडा के बारे में, खाने का सोडा के बारे में और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। तो देखो यदि आप लोग वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो हमारा एक दूसरा चैनल है, जिस चैनल का नाम है बायो अमन मोटिवेशन। क्या है बच्चों, बायो अमन मोटिवेशन। आप लोग उस चैनल पर जाके एक बार विजिट करिएगा, ठीक है, नीचे लिंक भी रहेगी चैनल की, आप लोग जाइए उस चैनल पे। हम बहुत ढेर सारा मोटिवेशनल कंटेंट उस चैनल पे लेके आते रहते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। तो चलिए बच्चों अब हम लोग देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। किसके बारे में, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि NaOH के बारे में, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड मतलब कि NaCl, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl, जिसको हम नमक जानते हैं। सोडियम क्लोराइड क्या है बच्चों, सोडियम क्लोराइड एक लवण है। अब लवण से कैसे निर्माण होगा ये देख रहे हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का। देखिए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब हम इलेक्ट्रिक प्रवाहित करते हैं, जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में मतलब एक तरफ हमने सोडियम क्लोराइड लिया, ये निर्माण विधि है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की निर्माण विधि। एक तरफ हमने सोडियम क्लोराइड लिया, एक तरफ वाटर लिया, दोनों को आपस में मिक्स कर लिया। इसके बाद उसमें इलेक्ट्रिक प्रवाहित कर दिया, बिजली प्रवाहित कर दिया, एनोड और कैथोड मतलब कि धन और ऋण जब प्रवाहित करते हैं ना तो वहाँ पे क्या होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। थ्योरी पढ़ो। इसके बाद देखो यहाँ पे ये 2 NaOH का निर्माण हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखो क्लोरीन का निर्माण हुआ, हाइड्रोजन का निर्माण हुआ, हो गए, सिंपल इजी। देखो अब यहाँ पे क्या है कि जो क्लोरीन होती है ना, क्लोरीन गैस एनोड के पास मिलेगी, क्लोरीन एनोड के पास मिलेगी, एनोड मतलब पॉजिटिव के पास मिलेगी, धन आवेश जहाँ पे लगा होगा वहाँ पे मिलेगी, और कैथोड के पास हाइड्रोजन गैस मिलेगी, और कैथोड के पास ही NaOH का मिश्रण मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण मिलेगा। समझ गए इतना? आगे चले, आगे उपयोग कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं। तो पहला उपयोग है क्लोरीन।
क्लोरीन का उपयोग हम कहाँ करते हैं? जल की स्वच्छता में। जो हम लोग पीने वाला पानी पीते हैं ना, वाटर वो आता है डब्बा वाला पानी, है ना, क्या बोलते हैं उसको, फिल्टर का पानी, है ना, वहाँ पे क्लोरीन लिया जाता है, Cl2, है ना, H2, Cl2 लिया जाता है, उसी से पानी को स्वच्छ किया जाता है। इसके बाद PVC के निर्माण में पॉलीवाइनल क्लोराइड, इसका फुल फॉर्म देख लो, पॉलीवाइनल क्लोराइड लिख लो, ठीक है, पॉलीवाइनल क्लोराइड के निर्माण में। अब ये हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है? हाइड्रोजन गैस का उपयोग ईंधन में किया जाता है, ठीक है, ईंधन में। और क्योंकि हाइड्रोजन गैस क्या होती है? अत्यंत ज्वलनशील गैस होती है ना, आग लगा दे पानी में, है ना। देखो अब यहाँ पे है NaOH मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? धातुओं से ग्रीस हटाने में। जो धातु होती हैं, है ना, अंगूठी हो गया, कुछ भी मतलब किसी भी प्रकार की धातु हो गई, सोना चांदी, है ना, उसमें ग्रीस लग जाती है, कुछ लग गया तो उसे हटाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाएगा। इसके बाद साबुन व कागज बनाने में, जो साबुन और कागज बनता है ना, साबुन हो गया, कागज हो गया लिखने वाला, उसको बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर विरंजक चूड़ के बारे में। तो चले बच्चों, अब हम लोग देखेंगे विरंजक चूड़ के बारे में। किसके बारे में? विरंजक चूड़ के बारे में, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2। अब हम इसकी निर्माण विधि देखते हैं कि भैया विरंजक चूड़ किससे निर्माण होता है। आपको पता है विरंजक चूड़ किससे निर्माण होता है? लवण से निर्माण होता है, ठीक है। अब देखो क्या लेते हैं हम, शुष्क बुझे हुए चूने को, शुष्क बुझे हुए चूने मतलब CaOH का होल ट्वाइस, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है। मतलब कि हमने शुष्क बुझा हुआ चूना लिया और उसमें क्लोरीन मिला दिया, और जब उसको आपस में क्रिया करा दिया तो क्या बना? विरंजक चूड़ बना, जो कि एक लवण है, ठीक है। विरंजक चूड़ का निर्माण होता है, लिखा हुआ है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया कराने पर विरंजक चूड़ का निर्माण होता है। इसको आप फेयर कॉपी में अपने नोट्स में लिखिए, ठीक है। अब देखो जैसे CaOH का होल ट्वाइस है और यहाँ पे हमने ये क्लोरीन लिया, आपस में इसको क्रिया करा दिया, समझ आ रहा है ना? बताइए, समझ आ रहा है? क्लोरीन आपस में क्रिया करा दिया, निर्माण हो गया CaOCl2 का, और जल का निर्माण हो गया। मतलब कि ये विरंजक चूड़ का यहाँ पे निर्माण हो गया आपके यहाँ। बताओ कितना सिंपल है यार, इतना तो पता है। अच्छा 5 में पढ़ने वाले बच्चे कर लेते, तुम लोग 10 में पहुंच गए हो, ठीक है, एकदम से गधे का गधे हो। नहीं, तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो यार, ठीक है। देखो आगे है, देखो तुमसे मजाक करूँ ना तो थोड़ा सीरियस मत होना यार, ठीक है, क्योंकि इतने लंबे लेक्चर रहते, इतने लंबे लेक्चर में बहुत ज़्यादा वो मतलब फ्रस्ट्रेशन रहता है यार। थोड़ा सा आप लोगों से बात करेंगे तभी सब दूर होगा। आगे देखें कि विरंजक चूड़ का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। विरंजक चूड़ का उपयोग किया जाता है पानी में रोगाणुनाशक, जो पीने वाला पानी होता है उसमें विरंजक चूड़ डाल दो। जैसे आप लोग देखे होंगे पहले जब लोग कुएं में पानी पिया करते थे तो पानी, कुएं की सफाई के लिए उसमें विरंजक चूड़ डाला करते थे, पाउडर डाला करते थे, है ना, जिससे क्या होता था पानी साफ हो जाता। तो वो विरंजक चूड़ था, पीने वाले पानी को वो लोग साफ कर देते थे, बैक्टीरिया मर जाते थे। जो हार्मफुल बैक्टीरिया वही मरते थे, जो अच्छे बैक्टीरिया ना हम लोगों जैसे वो नहीं मरते थे, है ना। इसके बाद देखो कपड़े में विरंजन के लिए, है ना, जैसे देखो कपड़ा है, आप गए शादी में गए, बफर सिस्टम में खाना, इसे प्लेट अड़िया वो लगा दिया जाता है ना, प्लेट ले गए सब लगा दिया जाता है यहाँ पे वहाँ पे। सफ़ेद शर्ट पहन के गए थे तुम बिल्कुल राजा बाबू बन के, प्लेट यहाँ पे सगले लगी तो क्या हुआ, यहाँ पे हर जगह आपके कलर हो गया। और जब कलर हो गया तो क्या होगा, क्या करोगे, रंग हो गया बॉल सफ़ेद, आधा पीला हो गया, आधा लाल हो गया, आधा चाउमीन लपट गया, तो क्या करोगे आप उसको फिर सफ़ेद करोगे। सफ़ेद करने के लिए आप लोग क्या डालते हो, आला वगैरह होता है ना, क्या नहीं आला नहीं, वो आला ही बोलते हैं, वो रिन का एक आता है डिब्बा, उसको डाल के हम लोग वो कर देते हैं, बिल्कुल पूरा वो कलरलेस कर देता है, कलर हटा के सफ़ेद कर देता है उसे। तो वो क्या होता है कि कपड़ों में विरंजन के लिए किया जाता है ना, कपड़ों को रंगने के लिए। जैसे कपड़े आपके दूसरे कलर के हो गए, आपको दूसरा कलर बनाना है, सफ़ेद बनाना है, उसको डाल दो सफ़ेद हो जाएगा, सिर्फ सफ़ेद ही करेगा, ठीक है। हरे में डाल दो सफ़ेद हो जाएगा, काले में डाल दो सफ़ेद हो जाएगा, सफ़ेद में डालोगे सफ़ेद ही रहेगा, ठीक है। आगे चले कि तुम सफ़ेद में डाल के पीला बना लो, ऐसा नहीं होगा। आगे है कि कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी मज़ा करने के लिए, अब आपको पता है जो हम लोग कागज़ में लिखते हैं वो लकड़ी से बनता है, और लकड़ी कई कलर की होती है, लकड़ी भूरी होती है ना, पीली होती है, और हरी तो नहीं होती लकड़ी, है ना, लकड़ी ऐसी कलर की होती है। तो उनको सफ़ेद करने के लिए क्या किया जाता है, विरंजक चूड़ मिलाया जाता है। विरंजक चूड़ मिला देंगे तो वो सफ़ेद हो जाएगी और सफ़ेद कलर का हम लोग कागज़ निर्माण कर लेंगे। बताइए कुछ समझ में ना हो तो बताइए, नीचे कमेंट करिए। इतना सिंपल है, इसको आप लोग फेयर कॉपी में नोट डाउन करिए। अब हम लोग पढ़ेंगे बेकिंग सोडा के बारे में, यानी वो CO3 के बारे में। चलिए बच्चों आगे अब हम लोग देखेंगे भैया कि बेकिंग सोडा क्या होता है। नंबर 3 पे बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा का क्या फार्मूला होता है NaHCO3। देखिए जितने फार्मूला है ना इनको आप लोग याद करिए, क्योंकि फार्मूला के बिना केमिस्ट्री अधूरी है। क्या है, अधूरी है। तो देखो बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3 होता है। बेकिंग सोडा होता है दुर्बल और
असंक्षारक। दुर्बल का मतलब कमज़ोर होता है। बेकिंग सोडा को हम खा सकते हैं, ठीक है, आसानी से, कुछ नहीं होगा हमको, ठीक है। ना ही ये एसिड है ना ही बेस है ना, कि हमको हमारा जीभ जला देगा, आग लगा देगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा। दुर्बल होता है और असंक्षारक होता है, मतलब कई दिनों तक चलता रहता है। अगर हम बेकिंग सोडा ला के रख दिए तो चलता रहेगा, वैसा ये नहीं कि ख़राब हो जाएगा, जल्दी ख़राब हो जाए, महीने भर में, 2 महीने में, साल भर में, नहीं, कई दिनों तक चलता रहता है, ठीक है। तो देखो बेकिंग सोडा बनता कैसे है। बेकिंग सोडा की जो निर्माण की क्रियाविधि है उसमें NaCl, सोडियम क्लोराइड, ऑक्सीजन, जल और अमोनिया को, सोडियम क्लोराइड, ऑक्सीजन, जल और अमोनिया को आपस में मिला करके आपस में क्रिया कराई जाती है, तो हमको अमोनियम क्लोराइड मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? मिलता है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, या हम इसको बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखिए NaCl कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल और नाइट्रोजन को, अमोनिया को आपस में मिलाने पर अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है, मतलब बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। अब जो ये बेकिंग सोडा बना, उसको जब हम खाना पकाते समय गर्म करने पर, है ना, जब हम खाना पकाते हैं, है ना, जैसे रोटी है, रोटी में हमने बेकिंग सोडा डाल दिया, ये डाल दिया। अब हम जब रोटी को गर्म करेंगे तो क्या होगा? Na2CO3, है ना, मतलब सोडियम कार्बोनेट में ये टूट जाएगा। क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट में टूटेगा, साथ में जल बनाएगा। क्या बनाएगा? जल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालेगा। अब आपको पता है जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है तो क्या होता है? बबल्स निकलते हैं, रोटी फूल जाती है। इसी के कारण रोटी फूल जाती है, इसी के कारण से इडली फूल जाती है ना, इसी का उपमा वगैरह जो बनता है सभी चीज़ें फूल जाती है ना। बेकरी जैसे ब्रेड है, रख दिया जाता है, बेकिंग सोडा डाल दिया जाता है, कई दिन तक रखा रहता है, उसके बाद जब वो फूल जाता है ऑक्सीजन गैस उसमें से रिलीज होती रहती है, निकलती रहती है, और जब ऑक्सीजन गैस किसी चीज़ से निकलेगी तो उस चीज़ को वो फुला देती है, ठीक है। इसका गुण है, इतना लिख लोगे ना। अब इसके देख लेते हैं बेकिंग सोडा के उपयोग देख लेते हैं। बेकिंग सोडा को उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो इसका पहला उपयोग है बेकिंग पाउडर बनाने में। जो बेकिंग पाउडर हम लोग खाते हैं, है ना, खाने में पड़ता है, सब्जी वगैरह, वो रोटी वगैरह में पड़ता है बेकिंग पाउडर, उसको बनाने में प्रयोग किया जाता है बेकिंग सोडा का उपयोग। बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल, जब बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल को आपस में मिला के पीस दिया जाएगा, एक पेस्ट बना लिया जाएगा, उसको बोलेंगे हम बेकिंग पाउडर, ठीक है। और अगर इसको टार्टरिक अम्ल हटा देंगे, बेकिंग सोडा बस डालेंगे, तो क्या बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बन जाएगा और बेकिंग पाउडर से बेकिंग सोडा बन जाएगा। बताइए, मतलब टार्टरिक अम्ल हमने हटा दिया, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा हो गया, है ना। अब बेकिंग सोडा का उपयोग अग्निशामक में करते हैं। अग्निशामक मतलब कि जहाँ पे आग लग जाती है वहाँ पे बुझाने के लिए, है ना, अग्निशामक के लिए में करते हैं। इसके बाद ये एंटी एसिड होता है, मतलब एसिड के प्रति अगेंस्ट होता है। जैसे आपको ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, बेकिंग सोडा खा लो, ठीक हो जाएगी, है ना। मतलब कि जैसे ज़्यादा एसिड निकल रही है कहीं से, बेकिंग सोडा डाल दो, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये एंटी एसिड होता है, मतलब एसिड का दुश्मन होता है, एसिड को मार गिराता है। समझ गए आप? अब आप लोग समझ चुके बेकिंग सोडा क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके कई बारों में मतलब सभी चीज़ें आप लगभग समझ चुके हैं, ठीक है। अब चौथा नंबर था कि खाने का सोडा। कौन सा सोडा? सोडा कई प्रकार के हैं, एक पीने का सोडा हो गया, एक खाने का सोडा, एक नहाने का सोडा, सोडा जान ले लो सोडा, है ना। देखो नंबर 4 है खाने का सोडा, नहीं सॉरी गलत हो गया। चलें, तो अब हम लोग देखेंगे भैया कि धोने वाला सोडा, धोने वाले सोडे को हम बोल सकते हैं धवन सोडा। क्या बोलते हैं? धवन सोडा। मतलब कि किसी आदमी को मारो फिर उसको धो डालो, किससे? धवन सोडा से। धोने वाला सोडा मतलब कि हो गया निरमा, आपका जो आप निरमा यूज़ करते हैं, आइड, टाइड, घड़ी, फड़ी, है ना, जितने प्रकार के निरमा, ठीक है। अब देखो कैसे बनता है धोने वाला सोडा, मतलब कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से प्राप्त होता है क्या? धोने वाला सोडा। सोडियम कार्बोनेट को हम लेंगे, उसको हम पुनः क्रिस्टलीकरण करेंगे, मतलब क्रिस्टल, जैसे आप नमक देखें ना, क्रिस्टल के फॉर्म में रहते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में ऐसे पुनः क्रिस्टलीकरण करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको? धोने वाला सोडा प्राप्त होगा, मतलब कि धवन सोडा, जिसको हम बोलते हैं धवन सोडा। अब कैसे? Na2CO3 लिए, अब क्रिस्टलीकरण कैसे करेंगे? उसमें जल मिलाएंगे, तो हम देखो 10H2O मिला दिया 10H2, देखो बन गया Na2CO3 प्लस 10H2O, बन गया ना, आपस में मिल गया, मतलब कि सोडियम बाई कार्बोनेट। धवन सोडा को बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। इसको लिखो आप लोग,
क्या बोलते हैं बच्चों? सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, धमन सोडा, धोने वाले सोडा को हम बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। अब अगली बार से जब कपड़े धुलना ना तो धमन सोडा निर्मा ना बोलना मैं अपने कपड़े सोडियम बाई कार्बोनेट से धुलूंगा। किससे धुलूंगा? सोडियम बाई कार्बोनेट से। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, सॉरी यार, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसे? सोडियम, सॉरी बाई नहीं लगेगा, सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट मतलब कि अब मैं कपड़े धुलूंगा किससे? सोडियम कार्बोनेट से। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब कि पीओपी के बारे में। ठीक है, इसको हम लोग मिटा देते हैं और 5वां नंबर आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। क्या आता है बच्चों? प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये लास्ट है आपका। ठीक है, आप लोग जानते होंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस, अब देखो यहाँ पे पेरिस क्यों लिखा गया? क्योंकि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस था वो सबसे पहले पेरिस में ही इसका प्रयोग किया गया। ठीक है, इसीलिए इसमें पेरिस लिखा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखो यहाँ पे जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम पीओपी के नाम से जानते हैं। पीओपी पुट्टी आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, दीवारों में किया जाता है ना, आजकल लोग तो खैर पुट्टी वगैरह हर जगह करवाते हैं दीवार पे, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.12H2O, मतलब जल का जो आधा अणु है। कितना? जल का आधा अणु। अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी बनता कैसे है? बनता है भैया जिप्सम को। किसको? जिप्सम को 373 केल्विन, 373 केल्विन बोले तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने डिग्री सेंटीग्रेड? 373 केल्विन, मतलब कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर, जब हम जिप्सम को 373 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको हम गर्म करेंगे तो यह जल के अणु त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनाता है। जब हम जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर देंगे तो जल के अणु त्याग देगा, मतलब जल के अणु जो अपने ऊपर लिया रहता है उसको हटा देगा, और जब जल के अणु हटाएगा तो क्या बनाएगा? कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। फिर से पढ़ो, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनाएगा। और इसी चीज़ की तो बच्चों हमको ज़रूरत थी, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट की ज़रूरत थी पीओपी की, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। जब कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनाएगा, इसी को हम बोलते हैं पीओपी। अब इसकी क्रिया देख लेते हैं। ये रहा आपका जिप्सम, क्या है बच्चों? जिप्सम। ये है आपका CaSO4.2H2O। ठीक है, .2H2O। जब जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि देख लो फिर आ गई ये 373 डिग्री केल्विन, 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 373 डिग्री केल्विन पर इसको गर्म करेंगे तो क्या बनाएगा? इस जल के अणु को ये देखिए अलग कर देगा, है ना। जल के अणु को इसने त्याग दिया या जल के अणु को इसने अलग कर दिया, CaSO4 बना लिया, मतलब कि कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट इसको बोलते हैं। ठीक है, बना लिया। समझ में आया? सिंपल है यार, कुछ नहीं करना। जिप्सम को उठाना है, 373 डिग्री में गर्म कर देना, खुद ही अलग हो जाएगा, बाहर हो जाएगा और बना देगा आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब पीओपी का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हड्डी जोड़ने में। आप लोग डॉक्टर के पास गए होंगे, किसी न किसी का आपका हाथ टूटा होगा, आप लोग किसी न किसी के हाथ टूटे हुए देखे होंगे भैया, ना कि हमारे रिश्तेदार का टूट गया था, ऐसे चल रहा था, ऐसे, है ना, ऐसे चलते हैं ना हाथ टूटने में, ऐसे बांध देता डॉक्टर, ऐसे चलते रहते धीरे धीरे। तो देखे होंगे आप, वो बांधा रहता है ना सफ़ेद, उसको कभी देखिएगा बहुत टाइट होता है, और जब हड्डी टूट जाती है तो उसी को जोड़ने में किया जाता है, उसी को लगा दिया जाता है, बिल्कुल उतने पर टिका रहता है। फिर वो हाथ ऐसे हालेगा, पूरा शरीर हालेगा ऐसे, लेकिन हाथ नहीं हालेगा कि तुम सोचो ऐसे कर लो, बॉडी बना लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है वो। ठीक है, तो हड्डी जोड़ने में किया जाता है। इसके बाद खिलौने व सजावट के सामान बनाने में किया जाता है। किसमें? खिलौने व सजावट के सामान बनाने में भी किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, क्योंकि ये क्या होता है? चीनी मिट्टी नहीं होती। प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब मजबूत होता है थोड़ा सा, है ना। चिकना बनाने में, फिर उसमें कलर कर देते, दीवार की सतह को चिकना बनाने में। जो दीवार की सतह होती है, दीवार होती है ना, घर की दीवार, स्टूडियो की दीवार, उसकी सतह को चिकना बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। देखिए, जिप्सम से हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया, और अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी में हम पानी मिला देंगे, कितना? 2H2O, हाफ H2O, 1/2 भाग का जल मिला देंगे तो क्या होगा? मतलब कि वो फिर जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, जिप्सम में बदल जाएगा। जिप्सम से पीओपी बनाया जा सकता है और पीओपी से जिप्सम बनाया जा सकता है। वेरी सिंपल, समझ गए ना। तो इसको कॉपी में नोट डाउन करो यार, लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है, बोर हो रहे होगे आप लोग भी। चले बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्रिस्टलन का जल क्या होता है। क्रिस्टलन का जल,
ठीक है, क्रिस्टलन का जल, इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है, कि लवण के एक सूत्र इकाई में, लवण मतलब साल्ट के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। क्या कहते हैं? लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। ठीक है, क्रिस्टलन का जल ये होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलन का जल। ठीक है, क्रिस्टलन का जल मतलब जो अणु लवण होता है, लवण के अंदर कुछ जल की मात्रा छिपी रहती है। ठीक है, वो हमको दिखाई नहीं देती है, और अगर हम उस लवण को गर्म करेंगे तो भाप बन के निकल जाएगी, उसी को हम बोलते हैं क्रिस्टलन का जल। ठीक है, लवण की एक सूत्र इकाई में, ये मतलब कि आपको लिखना पड़ेगा जब एग्जाम में आएगा, लवण की एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। उदाहरण जैसे आप लोग देख लीजिए, कॉपर सल्फेट है, क्या है ये है कॉपर सल्फेट। अब आप लोग देख रहे हैं कॉपर सल्फेट में 5 जल के अणु हैं, लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहे हैं, और इसी को हम बोलते हैं क्रिस्टलन का जल। इसी तरह कई मतलब लवण हो के रहते हैं, उनके अंदर मतलब कॉपर जल के अणु रहते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने देखा जिप्सम है ना, इसके पहले थोड़ा सा जिप्सम है ना, जिप्सम में आप लोगों ने देखा 2 जल के अणु थे, है ना, उसी को हम बोलेंगे क्रिस्टलन का जल। समझ आया ना? तो देखो बच्चों, आज आप लोगों ने पढ़ा अम्ल, क्षार और लवण, मैंने पूरा डिटेल से पढ़ाया है। तो ये वीडियो में बहुत मेहनत लगी है यार, और ये मेहनत आप लोग जायज़ ना करिएगा, क्योंकि वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम के लिए चैनल पर कमेंट करिए, उस टॉपिक में हम लोग वीडियो लाएंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और हम लोग आपके साथ हैं। तो देखिए इस वीडियो में, इस लेक्चर बहुत बड़ा है, आप लोगों को पता करीब 1-1.5 घंटे का हो गया होगा। ठीक है, तो आप लोग पूरा देखे हैं, इसकी नोट्स बनाइए और पढ़िए, और किसी प्रकार की दिक्कत आती है, कैरियर कंसल्टिंग मतलब कैरियर से रिलेटेड कुछ बातचीत करनी है, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग आपसे जरूर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए